राहुल गांधी ने एक बार एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। लेकिन उस वक्त पे इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता के उस आवरण में ढक लिया था और लोग कहने लगे थे मैं भी चौकीदार। लेकिन आज वो दौर नहीं है। ठीक एक महीने बाद राहुल गांधी के बब्बर शेर, राहुल गांधी का सेनापति यानी कि पवन खेड़ा लौट आए हैं। और आज जब लौटे तो उन्होंने एक बार फिर चौकीदार और चोर का जिक्र किया। उन्होंने कीचड़ और कमल का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धागे खोल दिए। कुछ लोग कह रहे थे कि पवन खेड़ा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, तो आज वो इंतजार समाप्त हो गया। कल हालांकि मेरी कुछ सेकंड की ही सही, लेकिन पवन खेड़ा जी से बात हुई थी, जल्दी ही हम मुलाकात भी करेंगे। अब दोस्तों, पवन खेड़ा लौटे हैं तो कहते हैं ना कि शेर जब घायल हो जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आज पवन खेड़ा और ज्यादा खतरनाक अंदाज में ही नजर आए। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और पवन खेड़ा ने क्या बिंदु उठाए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर कि नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज पवन खेड़ा जब लौटे एक महीने बाद, 5 अप्रैल की तारीख थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिल्ली में, दूसरा गुवाहाटी में। और उसके बाद पवन खेड़ा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते एक महीने में नहीं करी थी। क्या क्या हुआ था आप सबको याद है। हिमंता किस तरीके से बौखलाए थे, किस तरीके से उस मशीनरी का प्रयोग करके पवन खेड़ा को किसी भी तरीके से गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी, कैसे उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती रही और ट्रांजिट जो बेल मिली थी वो भी खारिज हो गई। उसके बाद पवन खेड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, नंबर स्विच ऑफ थे उनके, और लोग कह रहे थे पवन खेड़ा कब आएंगे, क्यों डरे हैं। तो आज उन सबको जवाब मिल गया, पवन खेड़ा लौट आए हैं। आज की तारीख 6 मई की है। 5 अप्रैल के बाद 6 मई की तारीख को पवन खेड़ा आज इंदिरा भवन में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में सिर्फ आए नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। क्या कहा उन्होंने, तो सबसे पहले चूंकि मैंने जिक्र किया था चौकीदार और चोर का, तो जरा सुनिए कि पवन खेड़ा ने आज किसे चौकीदार बताया और किसे चोर बताया, और जिसे चौकीदार बताया और जिसे चोर बताया, उन दोनों के बीच ये जो गहरा संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। खुद सुनिए पवन खेड़ा से। ये इतिहास का एक काला अध्याय है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कि चौकीदार खुद चोर को अपने कंधे पर बैठाकर विधानसभा के अंदर दाखिल करवा रहा है। जागने का समय है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं बोलना चाहते, हम चाहते हैं सब बोलें, सब सुने। हमारे आपके वोट चोरी हो रहे हैं, 3 तरीकों से हो रहे हैं। राहुल जी ने पूरा आपको बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है। सुना आपने पवन खेड़ा को। निश्चित तौर पर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो चोरी को रोके, जो चौकीदार है, यानी कि ज्ञानेश कुमार, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर वही चोरों को विधानसभा में ले जाकर बिठाने लगे, तो फिर चोर और चौकीदार की ये जो दोस्ती है, इस दोस्ती से लोकतंत्र की हत्या तो होगी ही। वो होते हुए हमें लंबे समय से दिख रही है। क्या हरियाणा, क्या पश्चिम बंगाल, हालिया दिनों में लगातार हो रहा है ये। महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र एक अनूठा एग्जाम्पल था, वहां से शुरुआत हुई
वहां पे 40 लाख वोट जोड़े गए। फिर हरियाणा और बिहार की बारी आई। हरियाणा में किस तरीके की वोट चोरी हुई थी वो आपको अच्छे से पता है। 99% चार्ज ईवीएम निकले, वहां पर भी वोट चोरी हुई। वहां पे वोटर लिस्ट में किस तरीके की धांधली थी उसको राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट भी किया था। कर्नाटका की आलन सीट का उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। और उसके बाद से बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर से वोट चोरी हुई, और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ। असम में परिसीमन हुआ, गैरिमेंडरिंग हुई, उससे वोट चोरी हो गई। आज इन तमाम बातों को हाईलाइट किया पवन खेरा ने। लेकिन एक तबका और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम, वो एक बात लगातार चिल्ला रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, आप लोग जहां पर जीतते हैं वहां पर कहते हैं कि सब मंगल है, लोकतंत्र की जीत हुई है, और जहां हारते हैं वहां वोट चोरी की बात करते हैं। ये तो गलत है, जाहिर सी बात है, ये बात गलत है। लेकिन क्यों केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती? कीचड़ और कमल का रिश्ता क्या है? पवन खेरा ने इसको भी आज जग जाहिर कर दिया। सुनिए जरा ये कीचड़ और कमल वाली बात सुनिए। कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं वहां तो आप नहीं कहते कि एसआईआर की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक। सुना आपने, जहां कीचड़ फैला दिया वहीं पर तो कमल खिलेगा ना। पश्चिम बंगाल में लगातार पोलराइजेशन करने की कोशिशें की जाती रही, ध्रुवीकरण किया जाता रहा, एक माहौल बनाया गया, और जब वो माहौल बन गया, वो मुफीद वक्त लगा कि अब यही है, तो फिर कीचड़ खिला दिया गया। तमिलनाडु में और केरल में अभी तक कीचड़ फैलाने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है। अभी तक वहां पे वो पोलराइजेशन की नीति, वो नफरत की राजनीति पनपा नहीं पाई है। वहां पर धार्मिक सांप्रदायिकता की राजनीति को तमिलनाडु के लोग और केरल के लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब वहां तैयार नहीं है तो वहां पर कीचड़ नहीं फैल पा रहा है, और जहां कीचड़ नहीं फैल पा रहा है वहां पर अगर बिना कीचड़ फैलाए ही कमल खिला दिया जाएगा तो फिर दिक्कत तो होगी, सवाल तो उठेंगे। लिहाजा वहां पर कमल नहीं खिल पा रहा है, इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस दिन वहां पर भी नफरतें दिखने लगी, जिस दिन वहां पर भी जैसे पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में लठैत घूम रहे हैं, उस तरीके के लठैत चुनाव से पहले और चुनाव के बाद घूमने लगे, उस दिन वहां पर भी पश्चिम बंगाल वाला हाल कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ लग जाएगी, लोगों को वोट नहीं डालने देगी। वहां पर एसआईआर के जरिए कुछ खास तबकों का, कुछ खास वोटर्स का नाम के आधार पर पहचान करके, मोदी जी कहते हैं ना कपड़ों से पहचानिए, तो नाम से पहचान कर उन लोगों का वोट काट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो भाई कमल खिल गया। लेकिन कमल खिलने से पहले कीचड़ फैलाना जरूरी होता है। और आज इस बात से मुझे कुछ चीजें और याद आई, इसके लिए मैं पवन खेड़ा जी को बड़ा धन्यवाद भी देता हूं। 2012 से इस पूरे देश में कीचड़ फैलाया गया कमल को खिलाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग हो, अन्ना गैंग, अन्ना नहीं आधी है, देश का दूसरा गाधी है, या फिर कि उन तमाम चैनलों का उन उद्योगपतियों के द्वारा किया गया अधिग्रहण जो किसी भी तरीके से मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते थे, कमल खिलाना चाहते थे,
इन तमाम तरीकों से इस देश में कीचड़ फैलाया गया। और नफरत की राजनीति, वो तो चूंकि रग रग में भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। मोहब्बत की भाषा समझ में नहीं आती, मोहब्बत की बातें पसंद नहीं आती, तो नफरत वाला कीचड़ भी पूरे देश में फैलाया गया। और 2014 में उसी के दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो दिन और आज का दिन कुछ चीजें बदली हैं। देश में कई जगहों से कीचड़ साफ हो चुका है और लिहाजा 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम धांधलीबाजियों के बाद भी 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 240 पे जब सिमटी तो उसको समझ में आया कि ऐसे काम चलेगा नहीं। और फिर ज्ञानेश कुमार जी आए, और ज्ञानेश कुमार जी आए तो अब आप देख रहे हैं एक नया तरीका और तरीकेकार निकाल लिया गया है, खोज लिया गया है। वोटरों को उनके अधिकार से वंचित कर दो और उसके बाद करा लो मतदान, और फिर डंके की चोट पर कहो कि ये तो लोकतंत्र के विजय का उत्सव है, लोगों ने जनादेश दिया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि हर ईवीएम से ज्ञानेशादेश कैसे निकलेगा, इसके स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश में भी यह स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन जिम्मेदारी निश्चित तौर पे आज पवन खेड़ा जी ने एक बात और कही अपने पीसी में कि जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पवन खेड़ा की, सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। और अब भी अगर नहीं चेते देश के जिम्मेदार लोग, देश के जिम्मेदार नागरिक, तो यकीन मानिए इस देश में ये जो कथित लोकतंत्र अब बचा है ना, ये कथित भी नहीं बचेगा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।